वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। 13 तारीख का बज रहा है 12। वाह, 13 का बज रहा है 12। वीडियो नंबर आ रहा है दूसरा और चैप्टर नंबर है दोस्तों 5 रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में मेरे को लगता है 4 ऐसे टॉपिक, अगेन ऐसे 4 टॉपिक जो आपको भूलने तो बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लगता है इनसे रिलेटेड जहां जहां क्वेश्चन मिले ना, जहां जहां क्वेश्चन मिले ना, कर डालो, बिल्कुल कर डालो। तो सबसे पहला रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग। रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड जितने टफ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन तो आपको याद रखने हैं, जितने टफ क्वेश्चन है निपटा लो। प्लस अब आपको ध्यान रखना है रिवोल्यूशन वाला, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो रिवोल्यूशन से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो आप देख लेना। एंड जितनी भी मीनिंग है इस चैप्टर में, छोटी छोटी मीनिंग है, रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये अलग अलग जो मीनिंग है इसको भी करके जाना, क्योंकि असर्शन रीजन से मैं उठा के मीनिंग से एक क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी के साथ। चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट रिफर्स टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेशन और हेल्थ नहीं, लोगों के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आना है, इसलिए लिखा है सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक मतलब होता है एजुकेशन, हेल्थ एज वेल एज बिजनेस, मार्केटिंग भी चीजें ठीक करनी है। अब आगे हमें रूरल डेवलपमेंट अगर करना है तो हमें कौन कौन से रूरल लाइफ में ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे हम लोगों को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले वहां तो सबसे पहले काम करो ह्यूमन रिसोर्सेज। वहां जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको डेवलप करो। ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप हो सकता है दोस्तों? सबसे पहले एक तो वहां पर अपन सबसे पहले लिटरेसी दैट इज एजुकेशन दे सकते हैं, और एज वेल एज अफोर्डेबल लेवल पर हेल्थ फैसिलिटी। ये दोनों पे ही खर्चा करके गवर्नमेंट वहां के ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी बढ़ा सकता है या ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बढ़ा सकता है। दूसरे नंबर पर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट और मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हमने देखा यहां सोशल इकोनॉमिक लिखा है, तो ये सारे हो जाएंगे दोस्तों इकोनॉमिक, और ये हो जाएंगे ऊपर वाले दोस्तों सोशल। तो बेसिकली हमने सोशल और इकोनॉमिक दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर लिया। फिर अपने को यह समझना होगा कि रूरल एरिया में मोर देन 2/3 पॉपुलेशन जो रह रही है वो या तो पुअर है या मार्जिनल है, और दोनों ही फार्मर है। पुअर, मार्जिनल और दोनों ही फार्मर है। तो मतलब ये जिस सोर्स से अपनी लाइवलीहुड कमा रहे हैं, जिस सोर्स से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस सोर्स को आपको डेवलप करना होगा। तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि सही में वहां पर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है जमींदारी सिस्टम हटने के बाद भी। तो सबसे पहले देख लो लैंड रिलेशन कैसे चल रहे हैं, कहीं अभी भी वो जमींदारी वाला सिस्टम तो नहीं चल रहा है, कहीं अभी भी रिच लैंडलॉर्ड्स वाला गेम तो नहीं चल रहा है। दूसरा, जो जिसकी जमीन है उसको एक्चुअल में मिली है कि नहीं, और ये गोल अचीव हुआ है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। पॉवर्टी हटाने के लिए आपको डिसीजंस लेने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वहां के जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, कौन से लोकल रिसोर्सेज, उसको भी टैप करने पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे अगर आप फोकस करते रह गए तो लोकल रिसोर्सेज में ऐसे कुछ लोकल एरिया में ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जो वहां पर तो फेमस हो रहे हैं, लेकिन वो अर्बन एरिया और दूसरे एरिया में भी फेमस हो सकते हैं अगर उनको अच्छे से टैप किया जाए तो। अब सबसे पहला टॉपिक जो शुरू होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट में से, वो है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में ध्यान से समझना, 2 सोर्सेस हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? इंस्टीट्यूशनल। दूसरा कौन सा होता है? इंस्टीट्यूशनल। आगे अच्छा ये नीचे ही है, नीचे यहाँ पे होगा ये इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में सबसे पहला मनी लेंडर। इनका काम ही है क्या करना दोस्तों? फार्म क्रेडिट प्रोवाइड करना। और ये क्या करते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सॉर्बिटेंट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दूसरे कौन है जिनसे लोन लिया जा रहा है? ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब ना तो डॉक्यूमेंटेशन है, ना तो गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड है, ना रजिस्ट्रेशन है इनका। रिलेटिव में देखो इसको एक तरह से ना इनफॉर्मल लोन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लोन। कैरी नो इंटरेस्ट, और आपको पे कब करना है? आफ्टर हार्वेस्ट। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, देखो इनका काम है किसान को जो मंडी में जो राइस मिल वाले जो खरीदने वाले लोग हैं इनसे कनेक्ट करवाना। तो बीच में क्या करते हैं इन लोग? क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारा माल बिकवा तो दूंगा, एक कंडीशन है कि तुम्हें मुझे सस्ते में माल बेचना पड़ेगा, तब मैं वहां पे माल बिकवाऊंगा अच्छे से। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है, दे प्रोवाइड क्रेडिट, लोन तो मैं तुमको दूंगा, कंडीशन क्या है कि भैया आप मेरे पास अपना क्रॉप जमा कर दो एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कंडीशन दैट क्रॉप जो है आपको फार्मर को किसको बेचना पड़ेगा? इनको सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो 2 लॉस,
रिच लैंडलॉर्ड्स जिनका काम लोन देना नहीं है लेकिन इनके पास पैसे बहुत हैं, तो ये छोटे फार्मर को, बड़े फार्मर्स को तो नहीं दे पाएंगे, छोटे फार्मर्स को बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करते हैं, लोन देते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट कैसे कि भैया इंस्टॉलमेंट बढ़ा दी, मैनिपुलेशन कर दिया अमाउंट के साथ। इसीलिए नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। क्यों हुआ नेशनलाइजेशन, पढ़ते हैं एक बार। देखो, नेशनलाइजेशन रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एसेट टू बी ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय स्टेट, मतलब पब्लिक सेक्टर को। देखो ये क्यों किया गया, ध्यान से समझो। प्रीवियसली जो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर था ना, वो किसके पास था दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के पास था। पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को लग रहा था, गवर्नमेंट को लग रहा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा तो हमको लगा था कि ये सबकी नीड को कैटर कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पुअर फार्मर, मार्जिनल फार्मर को उतना टेंशन नहीं दे रहे जितना जरूरी है उनके लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कुछ बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया जाए, कुछ बैंक्स को क्या किया जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेशन में लाया जाए, गवर्नमेंट के अंदर ओनरशिप में लाया जाए। जिससे क्या होगा, ये जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो लोन किसको प्रोवाइड करना चाहिए, पूरा और मार्जिनल फार्मर को, वो अचीव हो पाएगा। देखो क्या लिखा है, द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बिकॉज बैंक्स वर मेनली कैटरिंग द नीड्स ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज एंड लार्ज इंडस्ट्रीज while agriculture and small scale industries were lagging behind। तो सबसे पहला जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है, कोऑपरेटिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव का है कि लिबरेट द इंडियन पीजेंट्री, मतलब फार्मर, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर टू प्रोवाइड क्रेडिट एट अ लो इंटरेस्ट रेट। और ध्यान से समझो, ये तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है आगे, यहां पे भी कुछ लिखा है, दूसरे तरीके से कुछ लिखा है। हाँ आगे, लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होती है, आप अपनी लैंड को क्या करो, हमारे पास मॉर्गेज रखो और इस मॉर्गेज के अगेंस्ट में आपको लोन देंगे और उसको कहां यूज करोगे, परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए, परचेजिंग अलग लैंड के लिए जो दूसरी लैंड होगी। कमर्शियल बैंक क्रेडिट, ये जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट है ये कब सामने आई, 1969 में। क्योंकि क्या हुआ 1969 में बहुत सारी बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया। नेशनलाइज्ड के कारण बहुत सारी बैंक सामने आई जो क्या करना स्टार्ट किया कि भैया हम भी अब क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ और सिर्फ ये लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर या बिग फार्मर्स को ही क्या दे रहे थे, लोन दे रहे थे। यहां देखो क्या लिखा है, they expanded their branch in rural areas, started directly financing the farmers। यार समझ में आ गया। रीजनल रूरल बैंक स्पेशली किसको देते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। वो भी ऐसी जगह पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्रेडिट स्पेशलिटी, वहां पर जहां फॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, जहां पर फॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, आरआरबी वहां खुलेगा। गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर नोन एज अ टकावी लोन्स, और इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा दोस्तों, 6%। लेकिन ये लोन आपको कब मिलेगा, इमरजेंसी और डिस्ट्रेस के टाइम पर। फिर है इंपॉर्टेंट दोस्तों नाबार्ड। नाबार्ड कब बना था एक बार देख लेना, शायद 12 जुलाई 1982 को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड याद रखेंगे, ये अपेक्स बैंक है, कोऑर्डिनेट करता है किसकी फंक्शनिंग को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। बिसाइड प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, सिर्फ और सिर्फ फार्म सेक्टर को नहीं, ऑल्सो नॉन फार्म सेक्टर को भी, ताकि उन बैकवर्ड एरिया का भी क्या हो पाए दोस्तों, प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट हो पाए। एक स्टेटमेंट के बेस पे ये वाले बेस पे मैं बहुत बार देख लिया हूं, क्वेश्चन बन रहा है कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग किसके लिए मिलेगी दोस्तों, ग्रीन एवोल्यूशन। तो क्या लिखा है, ग्रीन एवोल्यूशन वाज हार्बिंगर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम एज इट लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो बेसिकली याद रखना है, ये जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग वर्ड दिखा तो ये ग्रीन एवोल्यूशन से रिलेटेड है। सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके अंदर आता है दोस्तों, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस के अंदर अब धीरे धीरे करके रजिस्टर होना शुरू हुआ है। एसएचजी हैज इमर्ज्ड एज द मेजर माइक्रो फाइनेंस इन द रीसेंट ईयर। अब ध्यान से समझो, एसएचजी का मेन फोकस रहता है उन रूरल पुअर को कैटर करना जहां पे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, नो सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। हर जो मेंबर है वो क्या करेगा दोस्तों, कंट्रीब्यूट करेगा और उसमें से क्रेडिट किसको दिया जाएगा, नीडी मेंबर को। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट रहेगा और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 10 से 15 हजार तक पर एसएचजी,
2.5 लाख पर एसएचजी एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। आप समझ रहे हो, 10 से 15,000 पर एसएचजी और 2 से 2.5 लाख तक का एसएचजी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट जो सपोर्ट फंड है वो भी दिया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि एसएचजी है ऑल्सो हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हाउएवर यहां से ध्यान से समझो, borrowings are mainly confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed for production purpose। अब चलते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। मैं तो बोलता हूं दोस्तों ये वाला पेज बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला पेज, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर सिस्टम। अगर एक क्रेडिट सिस्टम मतलब जहां पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जो एक ऑफिस है कि भैया वहां आप जा रहे हो और वहां से ना आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का जितना आपको नीड है उतना आपको लोन मिल जा रहा है आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा भैया, चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, फार्म और नॉन फार्म दोनों को मिलेगा, उनका भी आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन रूरल बैंकिंग में क्या कौन सी प्रॉब्लम झेल रहे हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम जो है इनसफिशिएंसी। जितना इंडिया में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से रूरल क्रेडिट मिलना चाहिए, उतनी जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में सप्लाई क्या है, कंपैरिजन टू इट्स डिमांड जो सप्लाई है इनसफिशिएंट है। दूसरा है डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, क्योंकि क्या है ना, जो फार्मर्स है उनके पास क्या नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, जो छोटे फार्मर या अदर रूरल पुअर है डू नॉट हैव एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, तो वो कहां फोर्सफुली कहां जाते हैं दोस्तों, डिपेंड अपॉन इनफॉर्मल। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये पूरे एंटायर रूरल फार्मर को कवर करने में इतने इनएडिक्वेट है कि ये पूरे एंटायर रूरल पुअर जो फार्मर है उनको कवर करने में फेल हो गए, क्योंकि जितना इंस्टीट्यूशन ओपन होना चाहिए नंबर्स में, उतने नंबर्स में इंस्टीट्यूशन नहीं है। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए किसी को 1 लाख का लोन चाहिए तो उसको 60,000 या 50,000 या 40,000 मिल जा रहा है, तो इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट होने से क्या हो जा रहा है कि वो जिस पर्पस के लिए लोन लेता है वो पर्पस उसका फुलफिल नहीं हो पाता, तो वो इस लोन को ना डाइवर्ट कर देता है फालतू जगहों पर। क्या लिखा है, देखो लिखा है सैंक्शन टू फार्मर इज आल्सो इनएडिक्वेट, एज अ रिजल्ट फार्मर ऑफन डाइवर्ट सच लोन्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूरल बैंकिंग की क्या है कि यहां पर जो वेल टू डू फार्मर्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और लैक ऑफ अटेंशन किसको मिल रहा है दोस्तों, पुअर फार्मर को। क्यों? रीजन है वो लोग क्या नहीं जमा कर सकते, कोलेट्रल नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ग्रोविंग और रिड्यूस। डेलिबरेटली लोग लोन ले रहे हैं और रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम पे बैक नहीं करेंगे, डेलिबरेटली। यहां लिखा है देखो दोस्तों, एज अ रिजल्ट क्रेडिट एजेंसीज आर बिकमिंग कॉशियस ऑफ ग्रांटिंग लोन टू फार्मर्स, डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन हाई, क्रॉनिकली हाई। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्रॉनिकली हाई ही होते जा रहा है। तो लोग फार्मर्स जो लोन ले रहे हैं वो जानबूझकर डेलिबरेटली पे नहीं कर रहे हैं। तो क्या इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है क्या? हाँ, इस अगर सिचुएशन को ठीक करना है तो बैंक्स को सिर्फ लेंडर्स नहीं बल्कि एक बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बनाना होगा। बैंकिंग, कौन सी रिलेशनशिप? बैंकिंग रिलेशनशिप। किससे? बोरोवर से। सिर्फ और सिर्फ लोन मत दे दो ना, सिर्फ लोन मत दे दो, ये भी ध्यान रखो कि लोन जो दिया जा रहा है वो सही पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, वो रीपे कैसे करेंगे, कितनी जमीन है, कितना प्रोडक्टिव है, किन एरियाज में जमीन है, ये सारी चीजों उन्हें ध्यान देनी होगी। फार्मर शुड ऑल्सो इंकरेज टू इनकलकेट, ये जो बैंक्स है ना, ये जो बैंक्स है इनको बोलना होगा फार्मर्स को कि भैया आप ना देखो, आप हमको पता है कि आप फार्मिंग एक्टिविटी में, वैसे ही आपका जो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी लो है, तो आप एक काम करो, जब भी मॉनसून अच्छा आता है, जिस साल भी वेदर कंडीशन आपके फेवर में आती, तो उस साल जो आपको सरप्लस जमा होता है आपके पास, उसमें से कुछ पोर्शन सेव रखा करो, ताकि आपको लोन पे ऑफ करने में ज्यादा हेल्प होगी। हो सकता है अगली बार आप अगर जल्दी लोन पे ऑफ कर दे तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम कम कर देंगे या इंस्टॉलमेंट एक माफ कर देंगे, जो भी व्हाटएवर। ये सिचुएशन तभी इंप्रूव हो पाएगी जब लोगों के अंदर एक हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट आएगी, सेव करने की जो एक आदत है वो आएगी। अब चलते हैं दोस्तों, रूरल क्रेडिट के बाद जो मैंने बोला था दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दोस्तों, एग्रीकल्चर कमोडिटी पूरे कंट्री में आपको भेजना है।
लेकिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के टाइम पर प्रॉब्लम झेलना पड़ता है फार्मर को। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि भैया गलत वजन। मैं देखो मैं एक फार्मर हूं और मैं गांव से या अपने रूरल एरिया से अर्बन एरिया आता हूं या मार्केट तक पहुंचता हूं और मैं सोचता हूं कि यार मेरे पास इतना सारा सामान है, मेरे को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन जब मैं वहां जाता हूं तो फॉल्टी वेइंग का शिकार हो जाता हूं। फॉल्टी वेइंग मतलब गलत वजन। जितना एक्चुअल में वजन होना चाहिए उतना एक्चुअल में वजन नहीं होने के कारण मेरे को रेवेन्यू उतना मिल नहीं पाता। दूसरा, मेरे अकाउंट्स के साथ, जो फार्मर्स का अकाउंट है उसके साथ मैनिपुलेशन होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फार्मर्स को मार्केटिंग जो सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो लोचा उनके साथ होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है? उन्हें लो प्राइस में बेचना पड़ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ, क्या लिखा है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब तीसरा प्रॉब्लम है कि हमारे पास कंट्री में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो मार्केट तक तो पहुंच जाए आदमी, लेकिन अगर प्रॉब्लम यही, अगर उसको अच्छा प्राइस नहीं मिला, अगर उसको यह पता है कि सोमवार को अच्छा प्राइस मिलने वाला है, तो प्रॉब्लम है he cannot wait for much longer period of time। इसकी वजह से हमारी कंट्री में पूरे टोटल प्रोडक्शन का 10% हर साल क्या हो जाता है दोस्तों? वेस्ट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। तो क्या हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें बताइए सर, अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। नो सस्टेनेबल एक्सेस फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम जहां पे है उनके ऊपर फोकस हो पाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ गुड्स को बेचना थोड़ी है, प्रोसेसिंग है, ग्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज है, वेयरहाउसिंग है, सारी चीजें। तो जो लोग, जो पुअर फार्मर एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं, उनको भी एक्सेस मिल पाएगा। सो सर, बैंकिंग सिस्टम का, फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का या स्ट्रक्चर का ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से क्या बेनिफिट, क्या कनेक्शन है? देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ, मैंने बोला ना, बेचने पे फोकस नहीं कर रहा है। ये आपके प्रोसेसिंग से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने तक के पूरे प्रोसेस को ध्यान दे रहा है। तो हो सकता है आपको ये सारे एक्टिविटीज को करने में जो पैसा लगे, देखो ना यहां लिखा भी है, ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन फैसिलिटेट सेल ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, provision of better infrastructure facilities like roads, railway, warehouses, godowns, cold storage and processing units etc prevent distress sale। अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर ये बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि भैया हम सही तरीके से मार्केट तक पहुंच पाएंगे फार्मर। तो भैया क्या कुछ गवर्नमेंट ने, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कंडीशन को इंप्रूव करने के कुछ डिसीजंस लिए क्या? हाँ बिल्कुल लिए। पहला क्या है? रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब जहां पे ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन है, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी भी हमारे कंट्री में 27,000 ऐसे रूरल पीरियोडिक मार्केट्स की नीड है। जो कैसे नीड है? रेगुलेटेड मार्केट। क्यों? ताकि उनका फुल पोटेंशियल क्या हो पाए? यूज हो पाए। दूसरा है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे भी बहुत सारा खर्चा किया है। गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवे, वेयरहाउसेस। लेकिन आपको तो पता है कि हमारे कंट्री में जितनी नीड है उसके कंपैरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आज भी क्या है दोस्तों? इनएडिक्वेट। और तीसरा स्टार मार्क दोस्तों, तीसरा स्टार मार्क, मैंने बोला ना 3 टॉपिक है, उसमें से ये तीसरा टॉपिक है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सब फार्मर्स मिलके, एक पर्टिकुलर एरिया के फार्मर्स अपने पूरे प्रोड्यूस को क्या करते हैं? पूल करते हैं। फार्मर्स पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस ऑफ क्रॉप एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। तो ये बेचते हैं, उससे जो इनकम होती है तो उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? जो उन्होंने शेयर बेचा है, जितना 2 किलो बेचा तो 2 किलो के हिसाब से मेरे को मिलेगा, मैंने 10 किलो बेचा तो 10 किलो के हिसाब से मिलेगा। अब ध्यान से समझो सर, मैं किसी भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग का, सोसाइटी का मेंबर क्यों बनूं? मुझे क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा होगा भाई, तेरे को मिल जाएगा बार्गेनिंग पावर। क्यों बार्गेनिंग पावर मिल जाएगा? क्योंकि तुम बल्क में बेचोगे, तो जो बल्क में बेचने से क्या होगा, आपको सही प्राइस मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। दूसरा, सोसाइटी आपको हेल्प करती है सेटिस्फाइंग देयर इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट। क्या हो रहा है ना, अब आपको नहीं बेचना पड़ रहा है, आप फार्मिंग का काम कर रहे हो, और ये जो मार्केटिंग सोसाइटी है, एग्रीकल्चर मार्केट, इनका काम है मार्केट में जाके सामान बेचना। तो इनको पता है कि किस सामान को कितने में और कहां बेचना है, तो ये इसमें ज्यादा एफिशिएंट है, इसमें ज्यादा स्किल्ड है। और आप जिस काम में स्किल्ड थे
तो इसके कारण क्या होता है, मार्केटिंग सोसाइटी वाले पूरा बिजनेस तरीके से काम करते हैं, तो सही टाइम पर, सही लेवल पर, सही प्राइस पर बेच पाते। तो इनकी जो फार्मर्स की जो इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम रहती है ना, ये मार्केटिंग सोसाइटी मिलकर उसको दूर कर देगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफन हैव स्टोरेज फैसिलिटी, सो फार्मर नॉट इन हरी। कौन सा टेंशन खत्म हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बोलो, डिस्ट्रेस सेल वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। क्यों? दे कैन वेट, क्योंकि उनके पास क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी है। अब फैसिलिटी ऑफ बल्क ट्रांसपोर्टेशन फार्मर्स इज ऑफन चीपर एंड इजियर। देखो फार्मर्स को ना सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप बल्क ट्रांसपोर्टेशन करो। अब बल्क ट्रांसपोर्टेशन करोगे ना तो सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि आप एक ही टाइम पर बहुत सारा सामान एक पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचा रहे हो। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप अकेले झेलते, अब आपको झेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बहुत सारे लोगों में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी बहुत बड़ा सेटबैक है। सबसे पहला सेटबैक है क्या, वो पूरे जो फार्मर्स है उनको कवर नहीं कर पा रहे। क्या लिखा है, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर। दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं। और तीसरा, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव। देखो हमारे कंट्री में क्या है ना, सबसे बड़ा ये जो दिक्कत क्या होती है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं बेनिफिट चाहिए, प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाना है। उसके चक्कर में ना जो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव है, मतलब वो जो प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, वो वाले जो लोग हैं, और ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग मतलब सामान को बेचना, इन दोनों के बीच ना सही मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो जो प्रोडक्ट कुछ एरियाज में, कुछ एरिया ऐसा नहीं है तो फिर सर फायदा क्या हुआ, कुछ एरियाज में उनके बीच क्या नहीं, कनेक्शन अच्छा नहीं, और उसकी वजह से लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ये जो पैसा इसको स्टोरेज फैसिलिटी में इन्वेस्ट करे क्या, इस पैसे को ग्रेडिंग वाली मशीन लाने में खर्च करे क्या, तो ये उनके पास एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना अच्छे लेवल का नहीं है। आगे लिखा है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सिचुएशन को ठीक करने के लिए सिस्टम लाया है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है, एमएसपी। एमएसपी मतलब क्या होता है, फार्मर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। किसके इंटरेस्ट को, फार्मर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या किया है, फिक्स किया है। किन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कौन कौन से, वीट, प्राइस, मेज और कॉटन के लिए। इसमें क्या होगा, इस ऑफर प्राइस पर फार्मर से जितना चाहे, बाय एनी अमाउंट, गवर्नमेंट खरीदेगी जितना चाहे, किससे, फार्मर से। किस पे, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा फूड जो है एज अ बफर स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है राइस और व्हीट एट अ प्रोक्योरमेंट प्राइस टू मेंटेन क्या दोस्तों, बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक कब मेंटेन होगा, जब एक्स्ट्रा माल बनेगा, दैट इज ईयर्स ऑफ सरप्लस। और इसको यूज कहां करेंगे, जिस साल हमारे कंट्री में क्या होगा दोस्तों, शॉर्टेज। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखो हमारे कंट्री में क्या होता है ना, ये जो बफर स्टॉक होता है ये हमारे पास एक्सेस सप्लाई है, क्योंकि जिस साल मॉनसून अच्छा हुआ, वेदर अच्छा हुआ, जिस साल इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हुई, जिस साल किसी भी रीजन की वजह से अगर सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन है इसका यूज कहां किया जा सकता है, पीडीएस, दैट इज 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो चावल में। जो बेसिकली एकदम गरीब या पुअर कम्युनिटी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू द किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ ऐसे इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं, इनको आप लोग याद रख लेना दोस्तों। ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, ये नाम याद रख लेना, और ये याद रख लो अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे अगर मैं बात करूं डी मार्ट, अशोका के मार्ट, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब मैं आपको ये वाला पढ़ाता हूं कि भैया फार्मर्स इनके साथ क्यों अलायंस करेंगे, इनके साथ क्यों हाथ मिलाएंगे, किनके साथ, नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन के साथ क्यों फार्मर जुड़ना चाहेगा, या आप क्यों बोल रहे हो सर कि फार्मर को जुड़ना चाहिए। सबसे पहली बात, ये लोग, ये जो मल्टीनेशनल है, ये लोग इंकरेज करते हैं फार्मर को कि कल्टीवेट करो फार्म प्रोडक्ट जो हम क्वालिटी बोल रहे हैं, डिजायर्ड क्वालिटी। क्यों वो करेगा, क्योंकि दे प्रोवाइड विथ नॉट ओनली सीड and other input but also assure procurement of produce at a pre-decided price। मान के चलो आज दिसंबर में हमारा डिस्कशन हुआ है कि 4 महीने बाद जो भी फसल आएगी उसमें आप ये वाला प्रोडक्ट उगाइए। फार्मर पूछता है कि सर मान के चलो 4 से 5 महीने बाद जो प्रोडक्ट आप मुझे उगाने बोले हो, अगर उसका मार्केट में प्राइस गिर जाता है तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या बोल रही है, भैया वी आर अश्योरिंग यू कि जो डिसाइड हुआ है ना उतना ही मिलेगा, तू टेंशन मत ले। तो इसके कारण क्या हो जाता है, प्राइस जो रिस्क होता है ना फार्मर का, वो उससे क्या हो जाते हैं, टेंशन खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया।
आते हैं चैप्टर के अगले पार्ट में, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। दो टाइप की होती है दोस्तों, एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें आप सिंगल क्रॉपिंग से कहां जाते हो? मल्टीपल क्रॉपिंग में। बेसिकली आप शिफ्ट हो रहे हो फूड ग्रेन से किधर दोस्तों? कैश क्रॉप की ओर। और मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है ना, वो फार्मर की डिपेंडेंसी खत्म कर देता है एक क्रॉप पर। और सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर आप 2 से 3 से 4 क्रॉप उगा रहे हो तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर आपको एक क्रॉप से लॉस हुआ है और दूसरे क्रॉप के बेनिफिट से उस लॉस को क्या किया जा सकता है? एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए क्या लिखा है? वुड ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून। तो ये वाला टेंशन खत्म हो जाता है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में अगर बात करें तो सबसे पहला है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ब्रीडिंग, रियरिंग और केयरिंग ऑफ, क्या लिखा है ध्यान से समझो, फार्म एनिमल। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट वाले जो एनिमल है वो अलग है, या फार्म एनिमल लिखा है। इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग द अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। फार्म एनिमल को अगर आप संभाल रहे हो, ब्रीडिंग, रियरिंग, केयरिंग कर रहे हो, तो आपको खेती बंद करने की जरूरत नहीं है। खेती से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, तो आप खेती भी करते रहिए और लाइव स्टॉक भी संभालते रहिए। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट लाइव स्टॉक फार्मिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, रिवोल्यूशन मैंने बोला था, सिल्वर रिवोल्यूशन, ये एग से रिलेटेड है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1969 में, और 9 साल चला। ये इंडिया को हेल्प किया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स आफ्टर चाइना एंड यूएसए। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जो ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ, वहां फार्म एनिमल लिखा है, यहां डेयरी एनिमल लिखा है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड क्या लिखा है? वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। आगे चलते हैं। डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। अच्छा, डेयरी वाले कंसेप्ट में ही सबसे बड़ा क्या था दोस्तों हमारे कंट्री का? तीसरे नंबर का इनफैक्ट व्हाइट रिवोल्यूशन। पहला ग्रीन, फिर सिल्वर और फिर व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन किसने शुरू किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन वर्गीस कुरियन। ध्यान से समझो, ये जो प्रोग्राम था दोस्तों, ये नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, मिल्क ग्रिड मतलब होता है एक जगह पूरे मिल्क जो प्रोड्यूस है वो पूल होके एक जगह पे मिलेंगे और यहां से फिर उनको ग्रेड करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मिल्क ग्रिड। अब देखो क्या है इस ऑपरेशन के अंदर, फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेड्स, और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद मार्केट किया जाएगा अर्बन सेंटर्स में, और इसके थ्रू उनको फेयर प्राइस और इनकम मिलेगा। क्योंकि फार्मर्स अगर खुद बेचेंगे तो मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाएंगे। तो ग्रेडिंग हो जाएगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद मार्केट में उनके मिल्क प्रोड्यूस का जो प्राइस है वो सही मिल पाएगा। गुजरात सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स, और बाकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी बाद में बहुत अच्छा काम किया। ये तो फैक्ट्स बेसिस पे। आगे चलते हैं। फिशरीज, फिशरीज किससे रिलेटेड है दोस्तों? फिशरीज रिलेटेड है कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फिशिंग, ये वाटर बॉडी को मदर बोलते हैं दोस्तों। 35% कम्स फ्रॉम मरीन सेक्टर और 65% टोटल फिश प्रोडक्शन कहां से आता है? इनलैंड सोर्सेस। मतलब सी के अलावा 65% और सी में से 35% फिश प्रोडक्शन होता है। शेयर है 0.9% ऑफ टोटल जीडीपी। वुमेन पार्टिसिपेशन है इनएक्टिव पार्टिसिपेशन। इनएक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है? 60% ऑफ वर्कफोर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में लगे हुए हैं और 40% इंटरनल मार्केटिंग में वुमेन्स लगी हुई। प्रॉब्लम क्या है? अंडर डेवलपमेंट। मतलब जितना इनको इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम होनी रही, जो एफर्ट्स ये लगा रहे हैं। दूसरा, इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत है पर कैपिटा इनकम, इसी के कारण तो होगी पर कैपिटा इनकम लो। और सबसे बड़ा जो फिशरमैन है या जो फिशिंग कम्युनिटी में जो लेबर कम्युनिटी है उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उनको और कुछ आता नहीं है, तो उनकी मोबिलिटी अदर सेक्टर में क्या है? बहुत ही कम है। हाई लिटरेसी तो बिल्कुल ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन, ये अगेन रेवोल्यूशन आता है दोस्तों चौथे नंबर का। इसे नील क्रांति मिशन भी बोलते हैं। ये 1985-1990 ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। कब? 7th 5 ईयर प्लान में आया था। और एक नाम याद रखेंगे, हीरालाल चौधरी जी को बोला जाता है पायनियर ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर अब ध्यान से समझो। हॉर्टिकल्चर क्या है ना,
fruits, vegetable, tuber crops, flowers, medicinal, aromatic plants, spices and plantation crops. Horticulture plays vital role in providing food and nutrition to the rural population. वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर बात करें तो हमारे कंट्री में 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट और 6% ऑफ जीडीपी कहां से आता है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर से। शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, हम लोग क्या है? बहुत बड़े लीडिंग प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। यहां तक समझ में आ गया? वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, देखो क्या हो रहा है ना कि अगर आप इसमें देखोगे तो हम लोग तो सेकेंड लार्जेस्ट हो गए। सेकेंड लार्जेस्ट हो गए मतलब वर्ल्ड में इस हमारे प्रोडक्ट जो है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल है, इनकी डिमांड है, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत सारे लोगों की ठीक होगी। अब ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, फिशरीज में हो गया और यहां पर हो गया, और फार्म एनिमल में हो गया, मतलब केयरिंग, ब्रीडिंग और केयरिंग और फार्म एनिमल और डेयरी एनिमल में। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये सारे काम में हाईली रेम्यूनरेटिव है। किसके लिए एम्प्लॉयमेंट दोस्तों? वुमेन्स के लिए। आगे चलते हैं, अगला पार्ट है गोल्डन एवोल्यूशन। 1991 से लेके 2003 तक के जो टाइम है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? गोल्डन एवोल्यूशन इन इंडिया। इस टाइम पीरियड पे हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। ठीक है, निरपक टूटे जी को कंसीडर किया जाता है टू बी कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ गोल्डन एवोल्यूशन इन इंडिया। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान से समझना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब यह हो गया कि आप इन आईटी सेक्टर के थ्रू कैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशन लेके आ सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनलाइज्ड मेनी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं, इसने सर्विस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, स्टॉक मेंटेनेंस, इवन एग्रीकल्चर में भी रेवोल्यूशन लाया है। There is a broad agreement that it will play a critical role in achieving sustainable development and food security in 21st century. So important points about information technology. Through appropriate information and software tools, government has been able to predict areas of food insecurity. IT sector, software tools, weather forecasting की वजह से हम ये समझ पाए हैं कि कौन से स्टेट्स में फूड इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी हो सकती है, या चांसेस, और जो होने के जो चांसेस हैं या इमरजेंसी होने के जो चांसेस है, उसको क्या किया जा सकता है? या तो रिड्यूस या उससे बचाया जा सकता है। किन के थ्रू? क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर टूल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। It also has a positive impact on agriculture sector. क्यों? सही टाइम पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्राइसेस एंड वेदर एंड सॉइल कंडीशन। तो इससे क्या होगा दोस्तों? आपको एज अ फार्मर या उस एरिया के जो लोगों को सही टाइम पे अगर इंफॉर्मेशन मिल गई वेदर फोरकास्टिंग की, तो आपको नहीं लगता आप जो चेंजेस करना होगा अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज, वो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। लास्ट लाइन क्या लिखा है? इट एक्ट एज अ टूल फॉर रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज एम्बेडेड इन द सोसाइटी। इट हैज ऑल्सो पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरिया। ये वाला क्वेश्चन भैया दोस्तों, इसको तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं। लास्ट पॉइंट ध्यान से समझना दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके अंदर आपको याद रखना है कि एमपी को 2016 और 2019 में 2500 विलेजेस हैं जिनको कवर करना है। तो एक एमपी ध्यान से समझो, एक एमपी 2016 तक एक और 2019 तक एक और गांव को क्या कर लेगा? आदर्श ग्राम योजना बनाएगा, आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम बनाएगा। इस स्कीम के अंदर वो गांव को हम लोग कलेक्ट करेंगे जिसमें पॉपुलेशन 3 से 5,000 है, जो प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब हिल एरिया नहीं है, और जहां जो हिली एरिया वहां पे 1 से 3,000 वाले पॉपुलेशन को ही कवर करेंगे। बट वो एमपी का खुद का या फिर उसकी जो वाइफ है उनका विलेज नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग बेसिकली करना है क्या है? हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे इन द एरियाज ऑफ क्या दोस्तों? हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, या तो ये पिक्टोरियल में दिखेगा या कहीं ना कहीं ये दिखने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों। तो यहां पर खत्म होता है दोस्तों अपना रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर।
आई नो बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का बना है, बट रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों हम 2 बजे मिलेंगे दोस्तों अपन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के साथ, और आज शाम 4 बजे अपना एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा। तो आईडी समाप्त होता है यहाँ पर दोस्तों, मिलते हैं।